सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और जैसा कि यूपीपीसीएस का प्री हो चुका है, अब उसका रिज़ल्ट आना है। कई लोग बॉर्डर पर होंगे, कई लोगों को विश्वास होगा कि वो निकल रहे हैं। उसी ढंग से कल ही यूपीएससी का भी पीटी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो कई लोग मेंस की तैयारी अब करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमारी संस्था ने भी एक प्रयास हम लोगों ने भी किया कि चलिए आप लोगों को थोड़ा सहायता प्रदान की जाए, जहाँ तक हो सके। जो भी लड़के मेंस दे रहे हैं या जो आने वाले समय में मेंस देंगे उनके लिए भी। और इसी सिलसिले में हम लोग मेंस का पेपर 1 जो एक सीरीज़ है, पेपर 1 का कई टॉपिक्स है, सोशल इशू है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस पर। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपके सहायता के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा, ज़रूर देखें। और यदि आप सही से देखेंगे तो आप हर प्रश्न को हल कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। पहले तो ये देख लें कि पहला पेपर में आपका लगभग जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो क्या क्या आएगा, है ना। तो फर्स्ट पेपर में यदि कहा जाए जीएस के, मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, मेंस। तो फर्स्ट पेपर में आपका आता है हिस्ट्री। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री में बेसिकली मॉडर्न इंडिया आता है ना। बेसिकली मॉडर्न इंडिया आता है। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, आधुनिक भारत। लेकिन हाँ, संस्कृति भी आती है, कला और संस्कृति। जो हिस्ट्री का पार्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ थोड़ा उससे अलग भी है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक टॉपिक तो आपका ये बन गया, है ना, एक कला और संस्कृति बन गया। एक आपका बन गया सामाजिक मुद्दे, समाज एवं सामाजिक मुद्दे। और एक है भूगोल, है ना, ज्योग्राफी। यहां पर ध्यान देंगे कि यूपीपीसीएस के बच्चे एक बात ध्यान देंगे कि यहां पर उनके साथ में यूपी का भी स्पेशल आएगा, है ना। जैसे कि यूपी की संस्कृति, कल्चर, उसका इतिहास और उसका ज्योग्राफी, है ना। यहां से भी क्वेश्चन वो पूछेगा, बाकायदा उसने दे रखा है। करीब करीब पहले पेपर में आपके 22 टॉपिक्स हैं और इसी से मिलते जुलते हैं सारे, है ना। ये इसको भी बाद में हम लोग पूरा खोल के देख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि एक सहायता के रूप में एक सीरीज की शुरुआत हुई है। तो पेपर 1 का हम लोग पहली बार शुरुआत करते हैं सामाजिक मुद्दों से, ठीक है। तो देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों की शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा टॉपिक हम लोग क्या ले रहे हैं, सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू। और सोशल इशू जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला शब्द आएगा समाज, यानी कि सोसाइटी। तो इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहली बात, समाज बोलते किसे, है ना। समाज को यदि आप सही तरीके से समझेंगे तो समाज वस्तुतः दो व्यक्ति हो, है ना, एक से अधिक, या कुछ व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध है ना, जो सामाजिक संबंध स्थापित होता है, दो व्यक्तियों के बीच में कहें या कुछ व्यक्तियों के बीच में कहें। समाज कुछ और नहीं है, बेसिकली एक व्यापक रूप है। क्या है? एक व्यापक रूप है समाज। समाज एक व्यापक रूप है। किस चीज का व्यापक रूप है? दो व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बीच में संबंधों का, सामाजिक संबंधों का। यदि आप सिंपल अर्थों में कहें तो समाज कुछ और नहीं है बल्कि एक व्यापक रूप है, एक कंप्रहेंसिव फॉर्म है, इंटरेक्शन ऑफ टू पर्सन्स, टू इंडिविजुअल पर्सन्स या मैनी पर्सन्स। उससे जो एक चीज डेवलप होता है वो समाज है। यानी समाज
कहा जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक जो रिलेशन डेवलप होता है उससे समाज का निर्माण होता है। फिर यदि थोड़ा सा और आगे देखा जाए, इसी परिभाषा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, यानी परिभाषा को थोड़ा और आगे विस्तृत लेके जाऊं, तो यहां पर हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति, समाज में जो व्यक्ति होता है वो कई समूहों हो सकता है, समुदाय हो सकता है ना। समाज में व्यक्ति कई समूहों और समुदाय का भी क्या करता है, सदस्य बनता है, या एक तरह से पहले कहा जाए निर्माण करता है। ठीक है, पहले तो निर्माण होता है। तो समाज में व्यक्ति, यदि कहा जाए समाज में व्यक्ति के इंटरेक्शन से, यानी कि क्या कहा जाए, उसके संबंध से क्या होता है, सामाजिक समूहों का निर्माण होता है, समुदायों का निर्माण होता है, और इसके निर्माण के द्वारा या इसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, नीड्स। यानी समाज, यदि परिभाषा के रूप में समाज को देखें तो कुछ व्यक्तियों के बीच जो संबंध डेवलप होता है वो समाज है। लेकिन थोड़ा और अंदर घुस के देखें तो समाज को बनाने, जब समाज बनता है यानी समूह बनता है, समुदाय बनता है, तो उससे व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है? लाभ यह मिलता है कि व्यक्ति इसके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैसी आवश्यकताएं? सर, आवश्यकताएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक आवश्यकताएं। तो याद रखेंगे कि समाज व्यक्तियों को काफी चीज प्रोवाइड कराने में भी मदद करता है, चाहे वह जो नीड्स है उसको पूरा करने में, चाहे वो भावनात्मक हो, इमोशनल्स हो, है ना, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल्स हो, या मेटेरियलिस्टिक जो है ना, जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको भी ये पूरा करने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समाज में, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो थोड़ा और अंदर डीप से आएंगे, है ना, तो ध्यान में रखेंगे। और हाँ, लगातार फॉलो करते रहें, चलते रहें साथ में, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं हर चीज़ लिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आप मेरे शब्दों को बाकायदा लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर लिख पाना यह संभव अभी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न, अभी हम लोगों ने समाज देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि समाज, है ना, परिभाषा देखा समाज का, फिर हम लोगों ने देखा क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना। ज्यादा नहीं, दो दो पॉइंट हर चीज के बारे में जानिए, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ जाइएगा, रिसर्च मत कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी चीजें हैं कि एक बात और भी है कि परिभाषाएं, आवश्यकताएं, एक समाज में एक और बातें हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समाज में कई समाज भी हों। कोई जरूरी नहीं कि समाज, जैसे मान लो ये समाज है, भारतीय समाज, है ना, तो एक बात जान लीजिएगा, परिभाषा के साथ ही जुड़ा हुआ ही एक शब्द है कि कई बार एक ही समाज में कई प्रकार के समाज, जैसे ग्रामीण समाज, भारतीय समाज, है ना, भारतीय समाज में ग्रामीण समाज भी है, नगरीय समाज भी है। तो ये भी एक बात जानने की आवश्यकता है कि आवश्यकता क्यों पड़ी, वो तो देख ही लिया परिभाषा। और परिभाषा के साथ आप एक चीज और भी जोड़ सकते हैं यहां पर, ये कि समाज में कई बार, समाज में भी कई प्रकार के समाज हो सकते हैं, ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पढ़े लिखे लोगों का समाज, मध्यम है, मध्यम वर्गीय समाज, तो विभिन्न प्रकार के समाज हो सकते हैं। अब यहीं से एक क्वेश्चन डेवलप होता है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय समाज
की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहीं से एक चीज डेवलप होता है कि भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज यदि कहा जाए सबसे बड़ी विशेषता जो है ये बहुलवादी समाज है। बहुलवादी समाज, सॉरी, बहुलवादी समाज। बहुलवादी समाज किसको बोलते हैं? इसी से निकला हुआ एक शब्द है कि भारतीय समाज क्या है, एक बहुलवादी समाज है, यानी कई संस्कृतियां हैं, वेरियस कल्चर, कई संस्कृतियां हैं भारतीय समाज में। और ये कई संस्कृतियां कैसे बनती हैं? इसका कारण क्या है? धर्म। कई धर्म, हिंदू है ना, मुस्लिम है। तो भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये एक बहुलवादी समाज है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है। और इसको प्लुरलिस्टिक सोसाइटी कौन बनाता है? वेरियस टाइप ऑफ कल्चर जो भारतीय समाज में प्रेजेंट है। और इस वेरियस कल्चर को कौन डेवलप कर रहा है? तो इसी से निकलता है अगली विशेषता, वह यह है कि भारतीय समाज में कई धर्म हैं। कई धर्मों का एक ताना बाना है भारतीय समाज। सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, सबके अपने रहन सहन है, सबका अपना खान पान है, सबकी अपनी भाषा है। यह क्या करता है? भारतीय समाज को एक बहुलवादी समाज के रूप में डेवलप करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी एक पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा बहुलवादी समाज, और इसी के अंतर्गत में हम लोगों ने ए और बी देखा। अब आते हैं अगला। अगला फीचर यानी कि हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारतीय समाज में कई धर्म है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय समाज जातियों पर आधारित है। वैसे यदि एक बात कहा जाए तो इससे पहले वाला जो हम लोगों ने बात की कि धर्म, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि शुरू से ही भारतीय समाज धर्म पर भी आधारित रहा है ना। धर्म से अलग समाज कभी नहीं रहा है भारत का। जो जो जिस धर्म को मानते हैं वो उसका बिहेवियर भी उसी ढंग से हो जाता है। तो भारतीय समाज धर्म पर आधारित है। और दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने अभी देखा वो यह है कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता, अगली विशेषता जो है वो भारतीय समाज क्या है? जातियों पर आधारित है। कई जातियां हैं भारतीय समाज। अब एक यहां पर आप बोलेंगे सर ये केवल हिंदुओं के लिए है, पूरे समाज के लिए तो नहीं है। सच्चाई है कि हिंदुओं में तो है ही, मुस्लिम में भी है। मुस्लिम में भी डिवीजन मिलेगा आपको। शेख है ना, पठान है, ऐसे ऐसे आपको कई मिलेंगे। सिख समुदाय में भी जाति है। तो डिवीजन अमॉन्ग द रिलीजन, जिसको आप कास्ट कह सकते हैं, ये हर समाज, हर धर्म की विशेषता है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर एक ईश्वरवादी धर्म और एक ईश्वरवादी सोच भी विभक्त हो गया, जिसका नाम है इस्लाम। तो इस्लाम भी भारतीय जमीन पर आकर के क्या हुआ? कई जातियों में बंट गया। यह भारतीय समाज की विशेषता है। यानी क्या है? जातियों पर आधारित समाज। हम लोग पढ़ेंगे जातियों ने क्या किया, है ना। देखिए, यदि कहा जाए कि जाति का, अभी हम लोग जाति नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जाति ने व्यक्ति के बिहेवियर, है ना, व्यक्ति के बिहेवियर, यानी कहा जाए व्यक्ति के चाल चरित्र, यानी चरित्र, चाल चरित्र लिख लीजिए, है ना, व्यक्ति के चाल चरित्र को नियंत्रित किया। तो केवल जाति को निगेटिव शब्द में ना देखा जाए। व्यक्ति के चाल चरित्र को नियंत्रित करने में जाति ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है। और हम लोग बाद में जब सोसाइटी में कास्टिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी लोग फीचर पढ़ रहे हैं। दूसरा फीचर क्या है? कास्ट बेस। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा, बहुलवादी से ही संबंधित है। अगला है जैसे कि भारतीय समाज में
कई भाषाएं है ना, कई भाषाएं हैं, ये इसकी विशेषता है। लैंग्विस्टिक, कई डाइवर्सिटी है ना। आपको पता होगा कि कम से कम हमारे जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेज को तो ऑफिशियल ही मान लिया गया है, बाकी कितनी भाषाएं होंगी वो तो पता ही नहीं। आप देखेंगे 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं भारत में। तो यह भी एक भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय समाज में कई भाषाएं हैं। ठीक, अगली बात है, अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय समाज की विशेषता में। चौथा पॉइंट हम लोगों का समाज की विशेषता जो है वह है कि भारतीय समाज में वह है अल्पसंख्यक की मौजूदगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में सबको बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है। जब आप देखते हैं लगभग 80% कौन है, हिंदू हैं, वहीं 17 पॉइंट समथिंग % में कौन है, मुस्लिम है, और उससे कम कौन है। तो भारतीय समाज की एक विशेषता है कि यहां पर अल्पसंख्यकों की भी मौजूदगी है। कई अल्पसंख्यक आपको भारतीय समाज में आपको मिल जाएंगे। यानी और भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही प्रकार का हो, कई लोगों की मौजूदगी है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है भारतीय समाज की विशेषता एक रही है ग्रामीण समाज। पता होगा लगभग हमारे समाज का 50%, जो भारतीय समाज का 50% से ज्यादा लोग तो केवल कृषि पर आधारित है। नगरीकरण का स्तर देखा जाए तो 32% के आसपास में है। यानी 68% ऑफ इंडिया क्या है, रूरल सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय समाज में। ठीक है, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी भारतीय समाज की एक विशेषता यह बनी हुई है। आगे देखते हैं भारतीय समाज की अगली विशेषता क्या है। ये है संयुक्त परिवार की संकल्पना। संयुक्त परिवार की संकल्पना एक अगली विशेषता है। भारतीय समाज हमेशा से पश्चिमी समाज से अलग रहा है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की संकल्पना बहुत प्राचीन रही है। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो समाज पर पड़ा है, भूमंडलीकरण का प्रभाव, उससे क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली या एक नई नई प्रकार के फैमिली के संकल्पनाएं आ गई है ना, सिंगल फैमिली सिस्टम, लिविंग फैमिली सिस्टम, कई सारी चीजें और भी आ गई है। तो परिवार में जरूर संरचना में परिवर्तन हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन चूंकि अभी हम लोग भारतीय समाज के बेसिक फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल लुक हम लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन जरूर परिवर्तन जब पूछा जाएगा तो उसको भी रेखांकित करना होगा। लेकिन यहां पर हम लोग अभी फिलहाल देखेंगे कि संयुक्त परिवार की संकल्पना भारतीय समाज में कई समय से प्राचीन रही है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, अगला है 7th, मानव संसाधन। भरपूर कर दीजिए। भरपूर मानव संसाधन। अब आपको पता ही होगा कि भारतीय समाज है ना, हम लोग 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो भरपूर मानव संसाधन है, इसमें कोई शंका नहीं है। एक बहुत बड़ा समाज है तो मानवीय संसाधन बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये बताता है भरपूर मानवीय संसाधन हम लोग के पास में। अगला पॉइंट है पितृसत्तात्मक समाज। ये भी बहुत विशेषता रही है। हाँ, धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हुआ है वैश्वीकरण से। तो मैंने कहा कि जब हम लोग वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो परिवर्तन के हर वो एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज है ना, जहां पर पिता ही हर चीज को डिसीजन लेता था, जहां पर पुरुष को ज्यादा प्रिविलेज दिया गया महिलाओं के ऊपर में, जिसने लिंगानुपात में परिवर्तन भी किया भारत में, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला पॉइंट हम लोग का आता है भारतीय समाज में। अगला पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा फीचर है भारतीय समाज का कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था है ना,
कृषि आधारित है। भारतीय समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। तो आप कहेंगे सर कि मुश्किल से जीडीपी में तो सर ये 18% का योगदान देता है। आप मुझसे कहेंगे कि सर जीडीपी में तो ये 18% योगदान देता है, फिर आप कैसे? लेकिन सर अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि 50% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो किस पर बेस्ड है? वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तो इस अर्थ में देखा जाए तो ज्यादा लोग कृषि से ही संबंधित है, इसलिए भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी कही जाती है कृषि, क्योंकि वो समाज के बहुत बड़े तबके को एकोमोलेट करता है अपने में। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो भाषाई विविधता हो ही गया है और हाँ सांस्कृतिक विविधता भी हो ही गया है, तो अगली विशेषता हम लोग भारतीय समाज में देखेंगे वह यह है कि भारतीय समाज की सबसे एक बड़ी विशेषता यह है कि भूगोल ने भारतीय समाज को विभिन्न रूप दिया। एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भूगोल ने भी भारतीय समाज को बहुत अलग अलग रूप दिया। जैसे मान लो कि अब यहां पर डेजर्ट है, ये एरिया मान लेते हैं कोस्टल एरिया है, ये भी कोस्टल एरिया है, ये प्लेन एरिया है यानी मैदान है। तो यहां के लोगों का जो कल्चर होगा, जो खान पान का तरीका होगा, यहां के लोगों का जो खान पान का तरीका होगा, यहां के लोगों का, तो यहां के लोगों की आजीविका डिसाइड करेगी उनके खान पान के तरीका क्या होगा। अब यहां के लोग मछली पकड़ेंगे तो उनके खान पान में मछली आएगा, हो सकता है यहां पर ना, यहां पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होगी तो यहां के लोग खान पान में गेहूं ज्यादा आएगा। अब यहां रेगिस्तान है, यहां पर मोटे अनाज ज्यादा होंगे तो यहां पर गेहूं की जगह पर आप देखेंगे जौ और बाजरा। गंगा के मैदान में देखेंगे चावल बहुत ज्यादा होगा। तो भौगोलिक जो विविधता है उसने भी भारतीय समाज को एक अलग रूप दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ये देखा पहले भाग में वह यह कि भारतीय समाज, पहले बात तो समाज किसे कहते हैं और भारतीय समाज की विशेषता क्या है। एक अंतिम पॉइंट आप दे सकते हैं अगला, जैसे कि पॉइंट वाइज हम देख रहे थे, हम लोगों ने 7वां पॉइंट पढ़ा था, ये 8वां पॉइंट ये था। अब 9वां पॉइंट क्या है जरा देखिए, 9th पॉइंट। भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिस पर एक क्वेश्चन भी बनेगा, विविधता में एकता। विविधता में एकता, यह भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। हम इतने ज्यादा डिवाइड हैं कल्चर वाइज, धर्म वाइज, खान पान, कई चीजों को, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय समाज विविधता में भी एकता को बनाए हुए है। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग एक अनदर टॉपिक पढ़ते हैं, इसी समाज से संबंधित, सोसाइटी से संबंधित एक अलग टॉपिक को देखते हैं। वो यह है कि जो अभी हम लोगों ने लिखा विविधता है ना, विविधता में एकता, तो प्रश्न उठता है कि कौन से कारक भारतीय समाज को विविधता प्रदान करते हैं। देखिए यहां से दो चीजें निकलती है। जब हम कहते हैं कि विविधता में एकता, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे। सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, विविधता में एकता। तो पहला बात तो यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय समाज को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो डाइवर्सिटी फॉर्म देते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि इन डाइवर्सिटी को यूनिटी कौन प्रदान करता है, यह दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाज को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विविधता प्रदान करते हैं, और दूसरा यह है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में एकता क्यों। तो पहले हम लोग देखेंगे विविधता के कारण क्या है। अभी जो आप पढ़ कर आए एकदम वही है, केवल और केवल मन का भ्रम है। जो विशेषता है वही उसकी विविधता बनाता है भारतीय समाज की। देखिए कैसे है, एकदम हल्के स्वर में तुरंत देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी विविधता बनाता है। पहला है भूगोल। कहीं पर मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, तटवर्ती क्षेत्र है, कहीं पर जंगल है। तो ये भारतीय समाज को एक तरह से कहा जाए विविधता प्रदान करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, एक पॉइंट छूट गया है, ध्यान देंगे, वो यह है कि एक पॉइंट छूट गया है विविधता में एकता से पहले। आप इसको 10वां पॉइंट कर लीजिए। 9वां पॉइंट के रूप में एक और पॉइंट आप देखेंगे भारतीय विविधता के बारे में, जो फीचर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट गया था मेरे दिमाग में। वो यह है कई मानवीय प्रजाति की उपस्थिति। है ना, कई मानवीय, कई ह्यूमन स्पेसिस या जीन्स, ये बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय समाज की। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जान रहे होंगे कई प्रकार के ह्यूमन जीन्स है भारत में। जैसे मान लो निग्रो भी है, निग्रेटो है, खासकर अंडमान में, अंडमान निकोबार में आपको निग्रेटो मिल जाएंगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एक ह्यूमन जीन्स है, यह भी भारतीय समाज में खासकर जनजातीय क्षेत्र में आपको मिलेगा। जनजातीय समाज में भारत में आपको भूमध्य सागरीय जीन्स भी मिलेगा, नॉर्डिक भी मिलेगा। नॉर्डिक खासकर पंजाब, है ना, उत्तर भारत में हरियाणा। तो ऐसे करके आप देखेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फिर यहां पर आप देखेंगे भूमध्य सागर में ही बहुत सारे अन्य स्पेसीज भी हैं। डेनारिक, ये भी सब ग्रुप में डिवाइड है, डेनारिक है। डेनारिक किसमें है, जैसे कि मान लो ब्राह्मण, बंगाल के ब्राह्मण और कर्नाटक के नॉन ब्राह्मण में। बंगाल के ब्राह्मण और कर्नाटक के नॉन ब्राह्मण में माना जाता है कि डांड्रिक, जो मेडिटेरियन सी का ही एक स्पेसिस है, सब स्पेसिस वो पाया जाता है। तो कई प्रकार के ह्यूमन स्पेसिस या जीन्स भारत में है, ये भी भारतीय समाज की विशेषता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला हम लोगों ने देखा, हम लोग यहां पर कि सॉरी, ये विविधता में 2 क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर भारतीय समाज को कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो भारतीय समाज को विविधता प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मैंने अभी आपसे कहा एक बात यह कि जो विशेषता है, यदि आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो विशेषता ही विविधता भी है। भारत का भूगोल, ऐसा नहीं है कि भारत एक छोटा सा देश है। भारत का भूगोल भारत को विविधता प्रदान करता है ना। अब इतने सारे चीजें हैं, कहां पर कौन रहेगा, खान पान क्षेत्र डिसाइड करता है। वहां पर क्या उपजेगा वो उसके खान पान की चीजें होंगी। पहनावा भी वहां के क्षेत्र के अनुसार होगा। धूप ज्यादा होगी तो कपड़ों से ढकना पड़ेगा अपने आप को,
तो ये डिसाइड करता है। ठीक है, आगे भूगोल। तो भारतीय समाज में विविधता का बहुत बड़ा कारण है भूगोल, और इसी से जुड़ा हुआ है भारत का बृहद आकार। भारत का एक बृहद आकार भी भारत को क्या करता है, भारत एक छोटा देश नहीं है जिसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे। इतना बड़ा देश है ना, 32 लाख से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर का ये देश है। ये अपने आप में एक स्वाभाविक क्रिया है कि भारत विविधता में पहुंच जाता है। अब आगे देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो भारतीय समाज को विविधता प्रदान करती है। जैसा तीसरा, वही बात जो अभी मैंने आपसे कहा, वह यह है कई मानवीय प्रजातियों का होना। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह भी विविधता प्रदान करता है। चौथा पॉइंट, भाषाई विविधता। भाषाई विविधता यानी भाषा भी क्या करता है, विविधता प्रदान करता है। कई भाषाएं हैं भारत में, वो भी विविधता प्रदान करता है, डाइवर्सिटी प्रदान करता है। धर्म, ये भी डाइवर्सिटी प्रदान करता है भारत में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वो यह है, फिर अभी आपने पढ़ा, वही मैंने कहा विशेषता, जैसे कास्ट, यह भी भारत में विविधता प्रदान करता है। फिर असमान आर्थिक विकास, यह भी भारत में विविधता प्रदान करता है। तो भारत को विविधता प्रदान कराने में कई कारकों का योगदान है। ठीक है, और भी देख सकते हैं, भारत में कोई ऐसा तो रहा नहीं है, कई क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं, कई क्षेत्रीय राजवंश रहे, उन्होंने भी भारत में विविधता को स्ट्रॉन्ग किया। शुरू से देखा जाए तो, पुरातनवादी से देखा जाए तो भारत में विविधता को बनाए रखने में भारत का भूगोल, भारत का बृहद आकार, कई प्रजातियां, भाषा, धर्म, कास्ट, है ना, असमान आर्थिक विकास देखा जाए, और क्षेत्रीय राजवंश कई सारे रहे हैं भारत में। ये सभी चीजें ऐसी थी जिसने भारत को क्या किया, विविधता बनाया, भारत को एक विविध आकार दिया। अब हम लोग एक अलग टॉपिक पर आते हैं, एक अलग चीज को देखते हैं। तो इतनी पहले हम लोगों ने देखा कि विविधता जो है भारतीय समाज की विशेषता है, कारण क्या थे वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि विविधता को एकता, भारतीय समाज जो इतना विविध समाज है, तो एक नया टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब देख, सोसाइटी में ही एक अगला टॉपिक देखते हैं कि जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा था कि क्यों विविधता है, उसका उत्तर तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में जो एकता है, इसमें सहायक कारक कौन कौन से हैं, यानी विविधता में एकता के सहायक कारक यानी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रवोक करते हैं? पहला पॉइंट है हम लोग का हिस्ट्री ही, इतिहास। भारत का इतिहास ही भारत को एकता प्रदान करता है। जैसे इतिहास में अशोक, राजा अशोक, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। तो जब आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भारतीय लोग इतिहास पढ़ते हैं तो वो बात को जानते हैं कि हिंदकुश से लेकर के मैसूर तक और आसाम से लेकर के गुजरात तक अशोक ने, राजा अशोक ने भारत पर शासन किया, इस देश को एक सूत्र में बांधा। ये भारतीय लोगों की मन में है ना, भारतीय लोगों के
मेमोरी में ये है। तो भारत का इतिहास एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे अशोक ही क्यों हो, अकबर क्यों ना हो। और अकबर के द्वारा प्रेजेंट किया गया सुलह एक कुल की नीति, एक तो अकबर के द्वारा स्थापित बृहद समाज, बृहद राष्ट्र, बृहद साम्राज्य, और दूसरा सुलह कुल की नीति। इसने भी भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधा। इतने बड़े साम्राज्य में अकबर ने एक तो स्थापित किया, सबको एक किया, जो आज भी लोगों के मन स्थिति में है। फिर सुलह कुल की नीति के द्वारा उसमें एकजुटता की भाव को लाया। तो भारत का इतिहास स्वयं यह बताता है कि भारत हमेशा इस विविधता के रहते हुए भी एक रहा। ठीक, फिर देखिए आगे अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसी इतिहास से संबंधित है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी एक बहुत बड़ा कारक है, माना जाता है भारत में एकता का। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने, भारत के किसी भी क्षेत्र के लोग रहे हैं, चाहे यहां के हों, चाहे यहां के हों, चाहे यहां के हों, यहां के हों, यहां के हों, यहां के हों। पहली बात तो यह है कि पूरे भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया, और पूरे भारत ने मिलकर, भारत का प्रत्येक आदमी, चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का रहा हो, उसने भारत को आजाद करने के लिए क्या किया? सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। तो ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या था? एक कलेक्टिव एफर्ट था, जब भारत का प्रत्येक लोग खड़ा होकर के क्या किया? अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो आदर्श है ना, इसके आदर्श, इसने भी भारत में एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारे लोगों का योगदान है, आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे बहुत सारे लोग। तो एकता में, है ना, तो याद रखेंगे, विविधता में, एकता में जो डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदल रहा है, वो फैक्टर्स जो बदलते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल क्या किसका है? एक तो हिस्ट्री का है, दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, ठीक है, तीसरा आते हैं, तीसरा इतिहास से संबंधित है। तीसरा पॉइंट कि भारत में एक कल्चर डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं गंगा यमुना संस्कृति। माना जाता है गंगा हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है, और यमुना को मुस्लिम से जोड़ के देखा जाता है, और दोनों का जो कोएग्जिस्टेंस हुआ, दोनों संस्कृति एक साथ चली, एक साथ रही, एक साथ बढ़ी, कभी किसी ने एक दूसरे को अपना खतरा नहीं समझा, इसी को बोलते हैं गंगा जमुना संस्कृति। तो भारत में गंगा जमुना संस्कृति का प्रेजेंट होना या इसका विकास होना भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है एकता को बनाने में। और ये गंगा जमुना जो संस्कृति है, इसको डेवलप करने में बहुत रोल रहा है दो बहुत बड़ी चीजों का। एक है मध्यकालीन दो चीजें है ना, एक है भक्ति आंदोलन और दूसरा है सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है भारतीय समाज में गंगा जमुना संस्कृति को बनाए रखना। क्योंकि ये दोनों ही जो भक्ति आंदोलन, चूंकि हिंदू धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन था मध्यकाल का, उसी ढंग से सूफी आंदोलन भी कहा जाए कि मुस्लिम धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने मुस्लिम धर्म को उदारवादी स्वरूप प्रदान किया। इन दोनों में एक मोटो साफ है और वो निकलता है मानववाद। और मानववाद समानता को स्थापित करता है, सभी मनुष्य समान है, और ये अपने आप में जुड़ जाता है किससे? एकता से। तो याद रखें, गंगा जमुना संस्कृति को डेवलप करने में भक्ति और सूफी आंदोलन का मध्यकाल में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप कहेंगे सर बहुत तेजी से समझ में कुछ नहीं आ रहा। असल में देखिए, ये क्लास जो है
मैं अभी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए यदि किसी दिन क्लास ली जाएगी तो मैं बताऊंगा। मैं बेसिकली उन पॉइंटों को डिस्कस केवल कर रहा हूँ, आपको एक सहायता के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ जो अब आप लिखेंगे, है ना। तो बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि और कौन कौन से कारण हैं जो हम लोगों को एकता में बदलते हैं। जैसे भारतीय समाज हमेशा से एक सहिष्णु समाज रहा है। भारतीय समाज हमेशा से एक सहिष्णु समाज रहा, टॉलरेंस। इसको डेवलप करने में राजाओं का भी योगदान रहा, स्वतंत्रता सेनानियों का भी रहा, भक्ति और सूफी आंदोलन का भी रहा, फिर भारतीय दर्शन का भी रहा। भारतीय दर्शन जो भौतिकवाद नहीं, आध्यात्मिकवाद पर डिपेंड करता है। तो भारतीय समाज एक सहिष्णु समाज रहा जिसमें कई लोगों ने हमेशा योगदान दिया। राजाओं ने दिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, सूफी आंदोलन के लोगों ने दिया, भक्ति आंदोलन के लोगों ने, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो। भारतीय दर्शन जो उपनिषद से निकला हुआ है, जिसका विकास आगे चल करके, है ना, शंकराचार्य फिर रामानुज, बहुत सारे लोगों ने किया। तो एक रिलीजियन, हम लोग के यहाँ एक टॉलरेंस रहा है, और ये टॉलरेंस, सहिष्णुता हमेशा सह अस्तित्व की भावना को बल दिया। को एग्जिस्टेंस, सहिष्णु की भावना ने हमेशा से भारत के किस चीज को बल दिया? सह अस्तित्व को बल दिया। कोई ऐसा नहीं है कि हम हैं तो आपके लिए खतरा है, आप हैं तो हमारे लिए खतरा है, ऐसा भारतीय समाज में कभी नहीं था। क्योंकि भारतीय समाज एक सहिष्णु समाज शुरू से रहा है, और इसने इसी कारण से क्या हुआ, भारतीय समाज ने हमेशा बल दिया किसको? सह अस्तित्व को। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा किस चीज का? एकता को बनाए रखने में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एकता को, जैसे कि हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा पॉइंट देखा हम लोगों ने अभी। तीसरा पॉइंट था ये पॉइंट चौथा था, अब है पांचवा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है भारत का संविधान। जैसे आर्टिकल 1, पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान ने भी एकता को बनाए रखा। भारतीय समाज में किसी भी इकाई को, किसी भी यूनिट को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी बच सकता है। तो जो फ्रीडम दिया हुआ है 19 का, कि कहीं पर भी आवास, है ना, यात्रा कर सकते हैं, तो इसने भी बहुत हद तक हेल्प किया भारतीय समाज को यूनिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है। फिर देखते हैं कि भारतीय समाज में जब आप नागरिकता पढ़ेंगे तो हमारे यहां क्या है? एकल नागरिकता। इसने भी भारतीय समाज को क्या किया है? एकता को बल दिया है। तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट हम लोग अगली क्लास में हम लोग छठा पॉइंट से डिस्कस करेंगे। इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। नमस्कार।